हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, जिसको आप जानते हैं लक्ष्य एकेडमी के नाम से। यहाँ पे हम असिस्टेंट अकाउंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम अभी अपना यूनिट 1 कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी आपके 11 यूनिट्स हैं, आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है 11 यूनिट्स दिए हुए हैं, उन सबको हम कवर करेंगे 1 by 1 विद योर थ्योरी एंड कॉन्सेप्चुअल क्लासेस प्लस योर एमसीक्यू क्लासेस। ठीक है, मॉक क्लासेस, जिसमें कि जो थ्योरी हम करेंगे मॉर्निंग का जो सेशन है उसमें हम थ्योरी करते हैं, इवनिंग सेशंस में हम क्या है एमसीक्यूज करते हैं। ओके, दिस इज क्लास नंबर 2। क्लास 1 हो चुकी है। क्लास 1 में हमने जो बेसिक अकाउंट की जो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी है ना, वो सब हमने बेसिक वाला सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अब हम आगे मूव ऑन करेंगे और ये क्लास 2 है। ठीक है, तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पे आए हैं ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी एक लिंक दी गई है, वहां पे जाके आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे, सो दैट कि आपकी अगर कोई भी क्लासेस छूट गई हैं या फिर आगे की जो क्लासेस हैं उसकी जो पीडीएफ्स वगैरह है वो सब आपको टाइमली मिलती रहे, एज वेल एज आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे, है ना। तो इसलिए आप हमसे लिंक हो जाएंगे थ्रू द लिंक गिवन इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर बैचेस परचेज करनी है ना, पेड क्लासेस लेनी है, सारा डिटेल में स्टडी करना है, तो क्या है वो यहाँ से जाके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। आपका अभी अगर आप परचेज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 22% ऑफ मिलेगा विद द कोड पीजीएम। आपको इस डिस्काउंट के लिए कोड लगाना है पीजीएम का। ओके, इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। जिन भी स्टूडेंट्स को खरीदना हो वो क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके यहाँ से कॉन्टेक्ट कर लेंगे। ओके, सारी चीजें हिंदी एंड इंग्लिश बोथ द लैंग्वेजेस में है। ठीक है, पीडीएफ वगैरह सारी चीजें आपको अवेलेबल है। चलिए आते हैं अपने क्लास पे। क्लास स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके कोर्स रिगार्डिंग थी। ठीक है, उस दिन हमने क्लास जहाँ पे डिसकंटिन्यू की थी वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं, है ना। देखिए, हमको बेसिक पूरा अकाउंटिंग अपना जान लेना है ना, मतलब जिनका अगर बैकग्राउंड भी नहीं है कॉमर्स का, तो वो भी अगर यहाँ से पिकअप करेंगे तो आराम से कर सकते हैं। और जिनका हो चुका है तो उनकी पॉलिशिंग हो जाएगी यहाँ पे, है ना, फिर से रिविजन हो जाएगा आपका। देखिए, अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन, जो अकाउंट्स हमने अभी तक जितनी भी बातें की, उसके बाद क्या है कि हम अकाउंट्स को कितने तरीकों से क्लासिफाई करते हैं, कैसे अकाउंट बनाया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहले जो अकाउंट्स का जो वर्गीकरण था, है ना, लेखा का जो वर्गीकरण होता था वो 3 तरीकों से होता था। हम सिर्फ तीन तरह के अकाउंट जानते थे। क्या है, एक पर्सनल होता था, एक नॉमिनल होता था, है ना, एंड एक रियल होता था। यही होते थे हमारे 3 तरीके के अकाउंट्स हुआ करते थे। बट अब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जो नया कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसमें क्या है, हम सिर्फ 2 कैटेगरी में बांटते हैं और फिर क्या है उसको फिर हम और उसका वर्गीकरण करते हैं। जैसे 2 कैटेगरीज कौन सी, एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट, एक व्यक्ति का अकाउंट, और दूसरा क्या है जिसको हम बोलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट, एक व्यक्ति विशेष से रिलेटेड, और एक क्या है आपका व्यक्ति विशेष या फिर नाम से रिलेटेड, है ना। किसी के नाम से अगर हम खाता खोलते हैं तो वो पर्सनल अकाउंट, और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में आता है इंडिविजुअल का अकाउंट। ठीक है, जैसे किसी इंसान के नाम से हमने खोला, राम श्याम घनश्याम, ओके, सीता गीता रीता, इस तरीके से अगर किसी के नाम से अगर आप खोलते हो, जो नेचुरल पर्सन है, जो ह्यूमन बीइंग है, तो उसके नाम से अगर आप अकाउंट खोलते हो तो वो क्या हो जाता है आपका इंडिविजुअल या फिर रियल पर्सन अकाउंट। ठीक है, एक रियल पर्सन जो नेचुरल पर्सन है, रियल ना बोले क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा इस रियल से, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिविजुअल अकाउंट या नेचुरल पर्सन अकाउंट। देन दूसरा आता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या, जिसको इंसान ने बनाया है। ठीक है, ऐसा नाम जिसको इंसान ने बनाया, जैसे कि कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, फिर आपका सिटी बैंक, सिटी हॉस्पिटल, तो ये सारी जैसे संस्थाएं होती हैं, स्कूल है ना, डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो इस तरीके से क्या है, जो भी संस्थाएं मानव ने बनाई है जिसका कि अपना एक नाम है, जैसे हम बोलते हैं ना, कंपनी इज अ पर्सन हैविंग इज कॉमन सील, इस तरीके की जितनी बातें होती है ना, इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, तो वो सारी जितनी भी बातें होती हैं वो सारा कहाँ आता है आपका आर्टिफिशियल अकाउंट में। ठीक, देन रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कौन है आपका, जैसे बस सिंपल इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, किसी भी चीज के आगे अगर आप लगा देते हैं आउटस्टैंडिंग, ठीक ना, बकाया या फिर प्रीपेड, ठीक है, तो ये सारी चीज, जैसे कि ये बकाया है, बकाया सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, बकाया रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड रेंट, तो ये 2 शब्द अगर किसी चीज के आगे आप लगा दोगे ना, तो वो क्या है आपका कैसा अकाउंट बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ओके, देन आते हैं अब इम्पर्सनल वाले में। इम्पर्सनल वाले का भी 3 वर्गीकरण, ए बी सी। ठीक है,
एक आपका सबसे पहला क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आते हैं, रियल अकाउंट में आपका असेट्स आ जाते हैं, जितना भी आपका परिसंपत्तियां है ना, असेट्स हैं, वो सारे आपके रियल अकाउंट्स में आ जाती हैं। और इसका भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन, ये भी दो भाग में बढ़ जाता है। कैसे, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल, एक मूर्त और एक अमूर्त, है ना। मतलब कि टेंजिबल क्या, जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारे, जैसे आपकी मशीन्स हो गई, है ना, बिल्डिंग हो गया, तो ये सारी चीजें जिनको हम छू सकते हैं, मोटर हो गया, तो वो सारा टेंजिबल में। और इनटेंजिबल में कौन सा, जैसे आपका आ गया गुडविल, ठीक है, कि गुडविल जो है, शाख जो होती है कंपनी की, वो क्या है, उसको हम छू नहीं सकते, ठीक है, बट वो है। देन आपका ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सारी जितनी भी चीजें हैं, वो सारा क्या है, आपका ऐसा परिसंपत्ति है जिसको आप छू नहीं सकते, है, वो भौतिक रूप में वो अस्तित्व में नहीं है ना। ये हो गया। नॉमिनल में क्या आता है, नॉमिनल में आपका आता है इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस। इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हम जानते हैं कि जितनी भी हमारी इनकम्स होंगी, ठीक है, बिजनेस में जितना भी जो भी चीजें आएंगी, जितना भी इनकम होगा, वो जितने खर्चे होंगे, वो है ना, आय व्यय, लाभ, लॉस, हानि, जितना भी होगा, ये सारा क्या है आपका, ये सारा चला जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट में। तो ये आपका क्लासिफिकेशन था। अब देखिए, अब इसके लिए गोल्डन रूल्स, है ना, ये जो रूल्स हैं, कि इसमें अब देखिए यहाँ पे एक और बात आती है कि जो एंट्री होती है, जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है ना, ये भी बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, बट बार बार पूछता है कि अकाउंटिंग सिस्टम जो है हमारा, वो कैसा है, एकल सिंगल एंट्री सिस्टम है या डबल एंट्री सिस्टम है। तो हम क्या है, हम डबल एंट्री सिस्टम अपनाते हैं, क्योंकि ये ज्यादा साइंटिफिक है, ज्यादा वैज्ञानिक है। कि अगर कहीं से कुछ आया है, अगर मान लीजिए कि मैंने आपको 50 रुपए दिए, ठीक है, तो यहाँ पे दो, ये जो पैसे, जो 50 रुपए वाले जो ट्रांजैक्शन है ना, इसने दो व्यक्तियों को प्रभावित किया, एक तो मुझे प्रभावित किया और एक आपको प्रभावित किया, है ना, कि मतलब मेरी जेब से 50 रुपए निकल गए और आपकी जेब में चले गए। तो दो जगह किसी भी एक जो ट्रांजैक्शन होगा ना, एक जो लेन देन होगा, उसका दो जगह प्रभाव जरूर से पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम अपनाते हैं। अभी डबल एंट्री सिस्टम क्या है, कि डबल एंट्री सिस्टम में दो चीजें होंगी, एक होगा आपका डेबिट, एक होगा क्रेडिट। ओके, कहीं से पैसा निकलेगा, कहीं चला जाएगा, है ना, कहीं से कोई सामान निकलेगा, कहीं और वो सामान जाएगा, ठीक। तो ये चलता है, जैसे हम साइंस में बोलते हैं ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कि शक्ति को ना ही बनाया जा सकता, किसी भी चीज को ना बनाया जा सकता है, ना विनाश किया जा सकता है, वो इसी ब्रह्मांड में रहेंगे। तो उसी तरीके से डबल एंट्री सिस्टम भी कुछ ऐसा ही साइंटिफिक बात करता है, कि अगर कहीं से कोई चीज आई है, तो कहीं ना कहीं तो गई होगी, है ना। चलिए, तो क्या है, अब हमारे पास तीन बेसिक जो है, हमारे पास मेन जो स्ट्रक्चर है, वो तीन अकाउंट्स का है, एक रियल, पर्सनल और एक नॉमिनल, ठीक है। तो इन तीनों के आधार पे हम देखते हैं कि हम किस तरीके से एंट्रीज मारेंगे, है ना। एंट्रीज हम कैसे करते हैं, यहाँ पे हमारे सारे एसेट्स आते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल दोनों। पर्सनल में एक तो होगा डेटर, ठीक है, जिसने कर्जा लिया है, जिसने हमसे कर्जा लिया है, ठीक है, और जिससे मतलब जो बिजनेस का कर्जदार है, बिजनेस का कर्जदार है, ओके, ये बिजनेस को पैसे देगा और इससे बिजनेस ने पैसे लिए हैं, ठीक है। तो क्रेडिटर्स एंड डेटर्स हो गए आपका। और जो नॉमिनल है, उसमें क्या है आपका, ऑल द प्रॉफिट एंड लॉस वाली थिंग्स, जैसे इनकम एंड एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें हैं हमारी। तो जब अगर रियल अकाउंट का कोई चीज होगा, जैसे हमारा असेट से कोई भी रिलेटेड अगर हमारा ट्रांजेक्शन होगा, तो जो भी हमारे बिजनेस में आया, वॉट एवर कम्स इन, जो भी आया उसको डेबिट कर दो, ठीक है, और जो भी गया उसको क्रेडिट कर दो। वॉट एवर कम्स इन इज डेबिटेड एंड वॉट एवर गोज आउट इज क्रेडिटेड। ये हमको सबको पता है, ठीक है, बट स्टिल एक बार हमको रिवीजन करना है कि क्वेश्चंस आएंगे इस पे, तो हम इसमें ना फंसे, है ना। देन पर्सनल अकाउंट क्या है, कि जितनी भी पार्टीज हैं, इसमें हमको पार्टीज याद रखना है, ओके। तो जितनी भी पार्टीज है, तो जो रिसीवर है, जिसके पॉकेट में पैसे आए, है ना, उसको डेबिट कर दो, ठीक है, और जिसके पैसे जिसके पॉकेट से चले गए, जो देने वाला है, उसको क्रेडिट कर दो। एंड नॉमिनल वाले में क्या जाता है आपका, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितना भी आपका खर्चा और लॉस हुआ, है ना। जैसे इसको इससे रिलेट करके देख ले, कि जिसने दिया उसका क्या हुआ, खर्चा हुआ, उसको लॉस हुआ, तो उसको क्या करना है, आपको डेबिट करना है, ओके। और क्रेडिट क्या है, जितना भी इनकम हुआ, गेन हुआ, वो, इसको बैंक से याद रख सकते हैं ना। नॉमिनल वाले को जैसे बैंक का हमारा आता है ना, कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, तो वो वाला कहाँ लगता है, नॉमिनल वाले में लगता है, और पर्सनल वाले में बिल्कुल उसका उल्टा लगेगा, ठीक ना। कि जब हमारे पास पैसा आता है, तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये बैंक में यही रूल चलता है कि जब हमारे खाते में पैसे आते हैं, तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, और जब हमारे खाते से चले जाते हैं, तो उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो नॉमिनल वाला जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला, उसमें कैसा चलता है, बैंकिंग रूल चलता है, और जो पर्सनल अकाउंट है, उसमें कैसा चलेगा, बैंकिंग के उल्टा,
ठीक है, ये दो को याद रखने का, इसी दोनों में कंफ्यूजन होता है कि किसके पास से आया किसके पास गया, तो इसको ऐसे हम दूर कर लेंगे और बाकी जो आया वो डेबिट, जो गया वो आपका क्रेडिट, है ना। चलिए, ये हो गया हमारा। आते हैं नेक्स्ट। देखिए, इन्हीं चीजों का ना सारा एक्सप्लेनेशन है कि अगर आप बाद में अगर भूल जाएं तो इस पीडीएफ से आप रिवाइज कर सकते हैं, वही सारी चीजें कहेंगे। ये बात तो हमने डिस्कस कर लिया है कि बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन होता है ना, बिजनेस में जितना भी लेन देन है वो दो प्रकार से होगा हमारा, या तो कैश ट्रांजैक्शन होगा, नगद में लेन देन होगा, या फिर दूसरा क्या होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, कि हम उधार पे, क्रेडिट यानी कि उधार पे लेन देन करेंगे, ठीक ना। तो ये दो चीजें हैं हमारी। नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हमारा क्या है, काफी क्वेश्चंस इससे आपके पूछे जाते हैं ना। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। अकाउंटिंग के कुछ सिद्धांत हैं, ठीक है। अकाउंटिंग एवे ही नहीं हम कर सकते, जैसे हमने क्या देखा कि बुक कीपिंग तो कोई भी कर लेगा, बट जो एक अकाउंटेंट है ना, उसके पास एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, एक स्किल होना चाहिए। तो वो स्किल किस चीज को लेके, तो आप अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं, लेखांकन कर रहे हैं, है ना, तो आप ऐसे ही उठ के नहीं कर लेंगे। जैसे कोई भी बुक कीपिंग कर लेता है ना, बुक कीपिंग तो हमारे घर में भी होती है कि हमने कितना खर्चा किस चीज पे किया, है ना, कहाँ से पैसा आया। तो ये जर्नल एंट्री तो हम घर में भी करते रहते हैं जब हमको अपना बजट देखना होता है घर का। बट एक अकाउंटेंट कौन है, जो कि पूरे प्रिंसिपल्स के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ जब अकाउंटिंग करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आती हैं, वो एक अकाउंटेंट है प्रॉपर, है ना। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है, सिद्धांत जो है, उसको दो भागों में बांटा गया। एक तो अकाउंटिंग की अवधारणाएं, लेखांकन की अवधारणाएं, और दूसरा उसका कन्वेंशंस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कितने प्रकार के होते हैं, मतलब उसको कितने भाग में विभाजित किया गया, तो कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड एक आता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना। पूछता है ना कि AS 1 में किसके बारे में बताया गया है, AS 2 के बारे में किसके बारे में बताया गया है, ये सब बताने के लिए, है ना। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं स्टैंडर्ड्स में कि इस हिसाब से सारा चीज होना चाहिए, कि अगर हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन के लिए कुछ रूल है कि इस मशीन पे आप यही वाला तरीका डेप्रिसिएशन का लगा सकते हैं ना। डेप्रिसिएशन मतलब हास, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम क्या है, अभी कॉन्वेंशंस और कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, क्योंकि इससे आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर ये आपको नहीं पता होंगे, चलिए मान लीजिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक दो आप भूल भी गए, है ना, बहुत सारे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कोई हमको याद रखना होता है, बट अगर ये एक दो भूल भी गए ना तो कोई बात नहीं। बट अगर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस आपको नहीं क्लियर होंगे, प्रिंसिपल्स नहीं क्लियर होंगे, तो आप एक भी लाइन अकाउंटिंग का नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए हमको ये जानना ज्यादा जरूरी है। चलिए 1 बाय 1 देख लेते हैं हम। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट्स जो है, अवधारणाएं, इसमें ये 14 हैं हमारे पास। इनको 1 बाय 1 हम देखेंगे, एक एक दो लाइन में देखते हैं, बाद बाकी डिटेल्स है आपके पास। देखिए, सबसे पहले क्या कहते हैं कि बिजनेस एंटिटी, व्यवसायिक इकाई। व्यवसायिक इकाई मतलब कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो कोई ना कोई एक बिजनेस एंटिटी मान करके करते हैं, है ना, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए ये जो बिजनेस एंटिटी है ना, ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बताता है आपको कि एक जो बिजनेस है ना, जिसके लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो और उसका मालिक दोनों जो है वो क्या है, अलग अलग अस्तित्व है ना। तो बिजनेस एंटिटी हमको कहता है कि जो ओनर है, ओनर एंड बिजनेस बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो बिजनेस अपने आप में एक इकाई है, उसके मालिक से कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो बिजनेस के असेट्स हैं वो उसके अपने असेट्स हैं, है ना, उसकी अपनी परिसंपत्ति है, और जो उसकी लायबिलिटीज है, उसकी जो देनदारियां हैं, वो उसकी अपनी खुद की देनदारियां हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि रिलायंस कंपनी है, फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी है, ठीक, तो रिलायंस कंपनी कल को अगर आपकी दिवालिया घोषित हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, ठीक, तो इसका मतलब ये हम नहीं मानेंगे कि जो आपके अंबानी है वो आपके इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि बिजनेस का जो भी लेना देना है, जो भी उसके असेट लायबिलिटीज, जितनी भी उसकी जो भी चीजें हैं ना, वो सब उसकी अपनी है। वो एक मतलब एक खुद का अलग व्यक्तित्व है, ठीक है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी इसको हम बोलते हैं, बिजनेस एंटिटी को सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, कि दोनों पृथक है आपके, है ना। दूसरा क्या कहता है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बताता है आपको कि आप उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसको कि हम मॉनेटरी टर्म्स में नाप सकते हैं ना, जिसको हम मुद्रा के टर्म्स में नाप सकते हैं, उसी का आप ट्रांजैक्शन करेंगे। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मीन्स द ट्रांजैक्शन शुड बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ
मनी। ओके, इकोनॉमिक होना चाहिए, मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड होना चाहिए। देन आपका आता है तीसरा कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर लागत अवधारणा। लागत अवधारणा कहती है कि जो भी आपके असेट्स हैं, ठीक है, मतलब जो भी चीजें हैं वो अपने ओरिजिनल कॉस्ट पे आती हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि हमने अगर कोई मशीन 5 लाख का खरीदा था स्टार्टिंग में, जब हमने कंपनी स्टार्ट की थी तो हमने क्या किया कि 5 लाख की मशीनरी खरीदी, है ना। तो उस मशीनरी को उसको हम उसी के ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखाते हैं कि ये मशीनरी आपकी कितने की है, 5 लाख की थी। इसी को हम क्या है, आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो ओरिजिनल कॉस्ट था उसी पे आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं, है ना। अभी ये नहीं कि हम आज खरीद के लाए हैं और कल को उसकी वैल्यू डाउन हो गई। जैसे मान लीजिए कि 2024 में हमने एक कार खरीदी थी, ठीक है, और 2025 में उसकी वैल्यू आपकी 1 लाख रुपए से बढ़ गई, है ना, 1 लाख रुपए का इंक्रीमेंट हो गया। तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि जो हमने यही मॉडल तो हमने 2024 में खरीदी थी, तो इसका अभी, तब मान लीजिए अगर वो 50 लाख की कार थी तो हम ये नहीं कहेंगे कि अब ये 51 लाख की कार हो गई है ना। हमारी कार 51 लाख की है, आपने जितने में खरीदा दैट इज द एक्चुअल कॉस्ट, है ना। आप उसी कॉस्ट पे उसका आगे का जो भी अकाउंटिंग करेंगे उसी कॉस्ट पे करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बताता है, ओरिजिनल कॉस्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट। ओके, चलिए देन नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ, क्या आता है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की अवधारणा कहती है कि जो अकाउंट है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, है ना। मतलब ये नहीं कि आज अकाउंटिंग हुई कल नहीं होगी, या फिर आज हमने ये वाला रूल फॉलो कर लिया कल हम ये वाला रूल फॉलो कर लेंगे, है ना। आज हमने ये क्या है, रिटन डाउन मेथड से डेप्रिसिएशन लगा दिया, अगले दिन हम किसी और लाइन और तरीके से डेप्रिसिएशन लगा देंगे, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि अगर एक तरीके से हम कोई काम कर रहे हैं, अगर एक ही रूल्स एंड रेगुलेशन हम फॉलो कर रहे हैं तो हम वही करते रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, ठीक है। देन आपका फिफ्थ आता है कंजर्वेटिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा एक अकाउंटेंट को रूढ़िवाद होना चाहिए। रूढ़िवादिता का कॉन्सेप्ट अवधारणा क्या बताता है आपको कि जैसे कि मान लीजिए कि ये बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स करते, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करते। मतलब क्या कि हमको अगर लगता है कि कल की डेट में हमने जो क्रेडिट पे, हमने जो उधार पे जो माल बेचा है ना, तो उसका पैसा हो सकता है कि हमें ना मिले, ये बैड डेट हो जाए। अभी तक अगर किसी ने पैसे नहीं दिए तो हो सकता है कि ये पैसे हमको वापस ना मिले। फिर क्या है, हम एक्सीडेंटल अकाउंट्स बनाते हैं कि अगर कंपनसेशन के लिए अकाउंट्स बनाते हैं ना, तो ये सब किस लिए किया जाता है, ये सब रूढ़िवादिता के तहत आपका किया जाता है कि कल को अगर क्या कहते हैं कि कल को अगर बिजनेस में कोई लॉस हो जाए तो हमको उसके लिए दूरअंदेशिता, हमको मतलब दूरदृष्टि रखनी है ना। कि अगर हमारा कोई मशीन है वो डेप्रिशिएट हो रहा है तो मतलब क्या है, 5 साल बाद अगर वो खराब हो जाएगा तो अभी हमको 50 लाख का, मान लीजिए कि वो मशीन 50 लाख की आ रही है, तो क्या ऑल ऑफ अ सडन हम 50 लाख अपने बिजनेस में निकाल के उसको दे देंगे मशीन खरीदने के? नहीं ना। उससे क्या होगा कि हमारा बजट पूरा हिल जाएगा। तो इसके लिए अकाउंटेंट को क्या चाहिए कि वो थोड़ा रूढ़िवाद हो, उसको आगे फ्यूचर में आने वाले खर्चे और लॉसेस को ज्यादा ध्यान में रखना है। प्रॉफिट पे ज्यादा ध्यान हमको नहीं देना है कि कल को हमको इतना प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये नहीं कि हाँ हमको तो इतना प्रॉफिट हो सकता है आगे जाके, तो हम अभी इतना काम क्यों करें, है ना। आपको खर्चों पे ध्यान देना है, लॉसेस पे ध्यान देना है कि कल को अगर ये लॉस हो गया तो हम उसको कहाँ से पूरा करेंगे, है ना। तो मतलब एक तरीके का सेविंग्स करके हमको रखना है, प्रोविजंस करके रखना है। तो ये हमारा कंजर्वेटिज्म कहता है। ओके, जिसमें जहां पे जिस अकाउंटिंग में ये वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से होगा ना, वहां पे कभी भी क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इम्बैलेंस नहीं होगा वो, है ना। जैसे कि अगर हमारे घर में सेविंग्स रहेंगी तो हमारे घर का बजट कभी भी हिलेगा नहीं। देन नेक्स्ट इज योर सिक्स्थ इज योर गोइंग ऑन कंसर्न, वर्तमान चिंता नहीं, ठीक है। गोइंग ऑन कंसर्न का मतलब क्या है कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो बिजनेस की एक्टिविटी है वो निरंतर चलती रहेगी, है ना। हम अपना बिजनेस ये सोच के नहीं स्टार्ट करते कि हम 2 साल बाद इसको बंद कर देंगे। आज हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, कल को तो हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, तो हम ये सोच के नहीं करते। हम हमेशा क्या सोचते हैं कि जो हमारा ये बिजनेस है ना, हमने ये यहाँ पे क्या कहा कि ये एक सेपरेट एंटिटी है। तो सेपरेट एंटिटी होने का मतलब क्या कि ये मालिक से भिन्न है ना। अगर मालिक कल को, अगर मान लीजिए कि मालिक अगर कल को नहीं भी रहता है, जैसे धीरू भाई अंबानी ने आपका स्टार्ट किया था रिलायंस, है ना, हमने यहाँ पे रिलायंस का एग्जांपल लिया था। तो अगर धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस स्टार्ट की थी तो क्या उनके चले जाने के बाद ये रिलायंस कंपनी खत्म हो गई? नहीं हुई। तो इसमें दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे कि दोनों जो ओनर और बिजनेस है वो अलग अलग चीजें हैं, पहली बार। और दूसरी बार कि जो कंपनी है वो निरंतर चलती रहती है ना।
या हम मान के चलते हैं कि वो निरंतर चलती रहेगी। 7th इज योर रियलाइजेशन, वसूली की अवधारणा, रियलाइजेशन की अवधारणा। रियलाइजेशन की अवधारणा क्या कहती है आपको कि हम तब तक किसी प्रॉफिट को हम तब तक अपना प्रॉफिट नहीं मानेंगे जब तक कि वो हमको रियलाइज ना हो जाए, हमको वो एक्चुअली में मिल ना जाए। मान लीजिए कि किसी ने हमको एडवांस पेमेंट कर दिया किसी चीज के लिए, ठीक है, मान लीजिए 50,000 का हमको एडवांस पेमेंट किसी ने कर दिया कि आप हमको इतना सामान भेज दीजिएगा, उसके बदले में ये हमने 50,000 का एडवांस पेमेंट आपको कर दिया। तो ये एडवांस पेमेंट तब तक आपका नहीं माना जाएगा, आप तब तक इसकी अकाउंटिंग नहीं करेंगे जब तक आप वो सर्विस या गुड आप उन तक पहुंचा ना दे जिसके लिए एडवांस पेमेंट आया है। आप वहां तक उस सर्विस को, उस गुड को पहुंचा ना दे, तब तक आप इसको अपने अकाउंट्स बुक में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ये आपको रियलाइजेशन बताता है। देन एक्यूरल, अब देखिए इसी का थोड़ा उल्टा कहता है एक्यूरल। एक्यूरल क्या कहता है कि अगर हमारा किसी डेट पे अगर सैलरी ड्यू होती है, रेंट ड्यू होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको ड्यू एज ऑन दिस लिख देते हैं ना, कि इस तारीख को इतना ड्यू है ना, भले वो बाद में हमको मिले बट हम वो ड्यू करके लिख देते हैं। तो ये आपका एक्यूरल बताता है। थोड़ा इसका कॉन्ट्रोवर्शियल है थोड़ा सा, तो इसका आपका उल्टा चलता है ये एक्यूरल वाला। एक्यूरल से आप याद रखें, एक्यूरल को याद रखने का मतलब कभी कभी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि एक्यूरल क्या चीज है। तो एक्यूरल मतलब अकर्ड मतलब जो जब हुआ तभी उसको रिकॉर्ड कर दो। आज की डेट पे अगर ड्यू था तो आप उसको ड्यू लिख दो, है ना। इसी से हमारा निकल के आता है आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, है ना। हम आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड कैसे पता करते हैं कि हमारा कुछ बकाया है। बकाया क्यों? क्योंकि हमको इस तारीख को मिल जाना चाहिए था बट अभी तक मिला नहीं, मिल जाना चाहिए था इस तारीख को, अभी तक मिला नहीं। मतलब हमने कहीं ना कहीं ये दिमाग में रखा हुआ है, कहीं ना कहीं इसकी अकाउंटिंग की है कि इस डेट को हमको ये चीज मिलनी थी बट अभी मिली नहीं, है ना। या फिर हमने इस तारीख को हमको देना था, उससे पहले ही हमने दे दिया, तो प्रीपेड, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट हम बात कर चुके हैं कि हम दोहरी एंट्री की प्रणाली लगाते हैं, डबल एंट्री सिस्टम लगाते हैं। तो दो एस्पेक्ट्स होते हैं, हर एक ट्रांजैक्शन का दो पहलू होगा, है ना, कहीं से आएगा कहीं जाएगा। 10th इज योर डिस्क्लोजर। हमको हर एक छोटी से छोटी बात जो कंपनी से संबंधित है, जिससे उसके प्रॉफिट या लॉस पे इफेक्ट पड़ सकता है, प्रभाव पड़ सकता है, तो हम उस हर बात को मेंशन करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। हम पूरा डिस्क्लोजर करेंगे, है ना, हम कोई बात छुपाएंगे नहीं, है ना, हम कोई धोखाधड़ी नहीं करेंगे, हम कोई चीटिंग नहीं करेंगे। तो ये आपको बताता है डिस्क्लोजर का कॉन्सेप्ट। 11th इज योर मटेरियलिटी। मटेरियलिटी क्या बताता है आपको कि जितनी भी ये भी कुछ इसी से रिलेटेड है, डिस्क्लोजर से ही। लेकिन डिस्क्लोजर में क्या है कि कभी कभी कोई चीटिंग वीटिंग वाली बात होती है ना, तो हम उसको छुपा जाते हैं, है ना। हम अपना प्रॉफिट कभी कभी ज्यादा दिखा देते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टर है वो ये सोचता है कि अरे हमारे पास तो, कंपनी के पास तो बड़ा पैसा है ना। तो ये चीजें जो हम करते हैं ये डिस्क्लोजर में आता है कि आपको कुछ गलत नहीं शो करना है, जो बातें हैं वो सही बतानी है। इतना खर्चा हुआ है तो आपको बताना है, इतना लॉस हुआ है, इतना प्रॉफिट हुआ है, तो आपको सही बताना है ना। और मटीरियलिटी कहता है कि छोटी से छोटी बात भी अगर है ना, जो इकोनॉमिक है, मटीरियल है, जो जरूरत की चीजें हैं, वो आपको बतानी है। जैसे कि अगर आपने, मान लीजिए अगर आप कंपनी में जैसे मान लीजिए कि अगर बहुत छोटा खर्चा है ना, जिससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, 1-2 पैसे का इधर उधर हो जाए, तो वो छोड़ सकते हो आप। बट जो नॉर्मल जो चीजें हैं जिससे आपका एक्चुअल मतलब जो जरूरी है ना, यही प्रॉफिट और लॉस पे इफेक्ट डालने वाली बातें, वो प्रॉफिट और लॉस पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, वो आपको सारी बातें बतानी है। जो जरूरत है, मटेरियल मतलब जो जरूरत है वो बतानी है, जो जरूरत नहीं है उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये वाली बात। देन आपका आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्निशन आपको क्या बताता है कि रेवेन्यू आपकी जो जनरेट हुई है ना, आय पहचान सिद्धांत आपको बताता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ये क्या आपको बताता है कि जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल जो है ना, देखिए यही वाली चीज आपकी जो एक्यूरल है, एक्यूरल वाली सेम चीज आपकी ये है कि जैसे ही आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कब होता है कि आय की आप पहचान कब करते हैं, जब वो आपका अकर हुआ है ना, जब एक्यूरल हुआ उसका, तभी क्या है ये आपका, जब भी अकर्ड हुआ है ना, तभी इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, तभी इसको हम पहचान करते हैं कि हमको यहां से इतना पैसा आना है ना।
रेवेन्यू रिकॉग्निशन जब वो अकर हुआ है तभी हम मान लेते हैं कि हमारा यहाँ से इतना पैसा आना है। ड्यू अगर हुआ है तो ड्यू हमारा कितना कितना अमाउंट हुआ है वो हमने रिकॉग्नाइज कर लिया। ओके, देन मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या आपको बताता है कि देखिए, मैचिंग प्रिंसिपल आपको कहता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में, एक अकाउंटिंग पीरियड भी यहाँ पे होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं, अकाउंटिंग पीरियड एक होना चाहिए, है ना। एक अकाउंटिंग पीरियड, पहले देखिए अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, जो हमने पहले भी बात की है कि जो अकाउंटिंग है वो एक पीरियड के लिए होती है आपकी, है ना। एक फाइनेंशियल ईयर होता है आपका, है ना, जिसमें हम मतलब स्टार्ट करते हैं अपनी अकाउंटिंग एक डेट से और एक पर्टिकुलर डेट पे हम एंड कर देते हैं और फिर से हम दोबारा से वही साइकिल चलाते हैं, है ना। फिर से हम अकाउंट्स को स्टार्ट करते हैं, नए साल के लिए फिर से नया अकाउंट बनाते हैं। जैसे 2024 में हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ पूरे बिजनेस में, फिर हम 2025 के लिए फिर से बनाएंगे। तो एक अकाउंटिंग पीरियड होता है, एक साल का आपका निर्धारित है, स्टार्ट होता है। तो उस अकाउंटिंग पीरियड में, उस एक साल के दरमियान में जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ या फिर जितना भी आपको रेवेन्यू आया, उसको हम क्या करते हैं, सारे रेवेन्यू को इकट्ठा करेंगे आप, एंड देन जितने भी आपके खर्चे हुए इन वन अकाउंटिंग पीरियड, है ना, एक अकाउंटिंग ईयर में, एक अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी आपका रेवेन्यू, जितना भी आपके पास आमदनी हुआ है वो आप इकट्ठा करेंगे, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हुए, जितने भी आपको आपके खर्चे हुए, दोनों को मैच करेंगे आप, ठीक है। यही मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी इनकम आया, जितना भी रेवेन्यू आया, उसको आप मैच करेंगे जितने भी आपके एक्सपेंसेस हुए, ठीक है। और तभी उसी से आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपके बिजनेस में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ये आपका क्या है, मैचिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट, है ना। 3 बातें याद रखनी है कि एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जितना भी रेवेन्यू आया, जितना भी एक्सपेंसेस आया, दोनों को मैच करेंगे, यही मैचिंग प्रिंसिपल है। और इसी से आपको अपना एक्चुअल वास्तविक प्रॉफिट या लॉस आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये आपके जो 14 है ना, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। इसी में से 4 निकल के आते हैं आपके प्रिंसिपल्स, जो हमने यहाँ पे कन्वेंशंस निकल के आते हैं। जैसे डिस्क्लोजर हमने देख लिया, ठीक। कन्वेंशंस आपसे पूछेगा कि कितने कन्वेंशंस होते हैं, तो कन्वेंशंस आपके 4 ही होते हैं, कॉन्सेप्ट्स आपके 14 है। ये कन्वेंशंस जो है कॉन्सेप्ट में भी आते हैं और अलग से, मतलब कन्वेंशंस का मतलब क्या, ये तो अवधारणाएं हैं, ठीक ना। अवधारणाएं लिखित मौखिक रूप में हमारी होती है। कन्वेंशंस ऐसी चीजें हैं जो हमेशा से पारंपरिक तौर से चलती आ रही हैं। जब ये पूरे अकाउंटिंग एक विषय का मतलब जब अस्तित्व में नहीं आएगी, उससे पहले से भी ये कन्वेंशंस जो है आपके चलते आ रहे। पहला, डिस्क्लोजर का पूरा खुलासा करेंगे आप, मटेरियलिटी का, जो भी जरूरी चीजें हैं उसको आपको बतानी है अकाउंट्स में, और जो जरूरी नहीं है उसको छोड़ देना है। देन आपका कंसिस्टेंसी, स्थिरता होनी चाहिए, एक तरीके का नियम ही आप फॉलो करेंगे, ये नहीं कि इस साल कुछ और फॉलो किया, अगले साल कुछ और फॉलो किया। एंड लास्ट 4th वन इज योर कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता का नियम आपको बताता है, हमने बता दिया कि जितने भी फ्यूचर में लॉस होने वाले हैं, खर्चे होने वाले हैं ना, उसको आप ध्यान में रखेंगे और उसके हिसाब से ही अपनी अकाउंटिंग करेंगे। आपको अगर लगता है कि कल की डेट में हमारा बहुत बड़ा एक खर्चा हमारे सामने आने वाला है, तो उसके लिए आप स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा करके क्या है, प्रोविजंस बना करके रखेंगे, ओके, सेविंग्स करके रखेंगे। तो दिस इज योर रूढ़िवादिता। ये 4 आपके कन्वेंशन है और 14 हमने कॉन्सेप्ट्स देखे, ठीक है। प्रिंसिपल आपके 2 भाग में डिवाइडेड है, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, और एक अगर एक एक्स्ट्रा हम मानते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। मतलब कुछ आपको स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं जिसके तहत आपको अकाउंटिंग करनी होती है, ओके। तो ये जो आज की जो इतनी चीजें थी, इसको आप डाइजेस्ट कीजिएगा, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो देखिए अब हम मिलते हैं इवनिंग वाले सेशंस में, मिलेंगे हम, वहां पे क्या है, इसी से रिलेटेड जितना हमने किया है अभी तक, जितना किया है उसके हम कुछ एमसीक्यूज कर लेंगे, सो दैट का जो भी आपका पीछे आपने पढ़ा है या फिर जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आएंगे उनको भी पता चल जाएगा। अगर कुछ गलत होता है तो समझ में आ जाएगा कि हमको अभी और रिविजन की जरूरत है और पॉलिश करना है अपना, और जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है कि उनको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे अहेड, थैंक यू।